बदलते पहाड़ भाग 9 भीड़ भड़क्का। मम्मी मम्मी मेरा बैट कहाँ है? स्टोर में है, ऊपर रखा है। निकाल दो ना मम्मी, मुझे शाम को चाहिए। क्यों? शाम को क्यों चाहिए? क्योंकि मैं शाम को क्रिकेट खेलने जाऊंगा, हमारा मैच है। अच्छा, कहीं नहीं जाना है। पूरी गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ घूमने घामने और खेल कूद में ही निकाली हैं तुमने। हॉलीडे होमवर्क अभी तक छुआ भी नहीं है। तो छुट्टियां तो घूमने घामने और खेल कूद के लिए होती है मम्मी। ज्यादा होशियारी नहीं, पढ़ाई के लिए भी होती है। कोई मैच वैच में नहीं जाएगा। अगर आज काम शुरू नहीं किया तो चुपचाप डायरी निकालो और एक एक सब्जेक्ट का देखो और शुरू करो। हिंदी से स्टार्ट करो। हाँ, दिखा क्या करना है। निबंध लिखना है, विषय है मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ। हाँ, ये लिखना शुरू करो। क्या लिखूं उसमें मम्मी? वही जो किया तुमने, घूमना घामना और खेलकूद। मम्मी बताओ ना। अरे लिखो ना कि तुम कितनी बेसब्री से इन गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करते हो। हमारी नैनीताल की ट्रिप के बारे में भी लिखो। कहाँ कहाँ घूमे, हमने क्या क्या देखा, बोटिंग करी थी ना, जू गए, ये सब लिखो। चलो शुरू करो। ओके, अगर निबंध लिख लूंगा तो आप खेलने जाने दोगे ना? मैं 1 घंटे अपना काम कर रही हूँ, तब तक अगर तुम लिख लोगे तो चले जाना, पर पूरा होना चाहिए सारा काम। ओके, मैं लिख रहा हूँ, आप जाओ। मम्मी मेरा बैट निकाल दो, मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं। निबंध लिखा? हाँ, पूरा कर लिया, आप पढ़ लेना। मुझे बैट चाहिए मम्मी, प्लीज। अच्छा, ये लो, 7 बजे तक आ जाना। ठीक है, बाय। जरा देखूं तो क्या लिखा है इसने। गर्मियों की छुट्टियों का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरी इस बार की छुट्टियां, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करी है इसने। चलो, मेरी इस बार की छुट्टियां बहुत आनंदमय रही। मैं दिन भर घूमता, कार्टून देखता, क्रिकेट खेलता और मजेदार व्यंजन खाता था। इन छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने भी गया था। अपने पापा, मम्मी और दीदी के साथ हम सुबह सुबह घर से निकल गए। रास्ता छोटा था मगर हम काफी देर से पहुँचे क्योंकि गाड़ी सड़क के चल रही थी। हमने खूब समय ट्रैफिक जाम में भी व्यतीत किया। मैंने और मेरी दीदी गाड़ी में ऊनो कार्ड भी खेल रहे थे, जिसमें मैं कई बार जीता। ट्रैफिक जाम में 6 घंटे रहने के बाद हम लोग नैनीताल पहुँचे। हे भगवान, ट्रैफिक जाम भी लिख दिया इसने। अगले दिन हमने बोटिंग करी और हम रोपवे से नैनीताल लेक का दृश्य देखा। लेक में 40 से ज्यादा नाव थी। उसके बाद हम जू गए, जो मेरा सबसे पसंदीदा पर्यटक आकर्षण है। 1 घंटा जू की गाड़ी का इंतजार करने के बाद हम जू पहुँचे और मैंने खूब सारे जानवरों को देखा, जिसमें मुझे सबसे मनमोहक पीठ खुजलाता हुआ भालू और घुर्राता हुआ शेर लगे। खिलौनों की खरीदारी के लिए हम भोटिया बाजार और मॉल रोड भी गए, जहां अत्यधिक भीड़ होने के कारण मैं अपना मनपसंद खिलौना नहीं ले पाया, परंतु मुझे खुश करने के लिए पापा ने मुझे मोमोज और चाउमीन खिलाई। ये सब क्या लिख दिया है इसने। अभी खेल कर लौटेगा तो क्लास लेती हूँ इसकी। बच्चे सचमुच मन के सच्चे होते हैं। जैसा अनुभव किया, बिना मिलावट और सजावट के बयां कर दिया। एक समय था जब उत्तराखंड राज्य को अपनी शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्र धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक कई महान लोगों ने यहाँ की घाटियों में सुकून पाया। पर आज वही उत्तराखंड भीड़ भड़क्के में खो गया है। पर्यटन, जो कभी यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार था, अब उसी पर्यटन ने पहाड़ों की पारिस्थितिक स्थिति बिगाड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता मेहता। आप सुन रहे हैं बदलते पहाड़, क्लाइमेट चेंज पर हमारी एक खास रेडियो सीरीज, जो आप तक पहुँच पा रही है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 FM के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं हमारा 9वां एपिसोड भीड़ भड़क्का, जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही नाजुक और जरूरी मुद्दे पर, जो है उत्तराखंड में तेजी से बढ़ता टूरिज्म और उससे प्रभावित होता प्राकृतिक संतुलन।
लॉन्ग वीकेंड आते ही टूरिस्ट तो माउंटेन्स आर कॉलिंग बोल के बैग पैक करके तुरंत निकल आते हैं। होटल कारोबारियों की आंखें चमक उठती हैं और हम लोकल लोग तुरंत अपने प्लान्स पोस्टपोन करने लगते हैं ताकि 5-6 घंटे जैम में ना अटक जाएं। हर सीजन, हर वीकेंड, हर त्योहार पर लाखों लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। अब तो सोशल मीडिया पर भी ऐसी ऐसी एकांत जगहें इतनी वायरल हो गई हैं कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। इसका नतीजा आए दिन ट्रैफिक जैम, वाहनों से होता एयर और नॉइज पोल्यूशन, बड़े बड़े रिजॉर्ट बनने से होने वाली पेड़ों की कटाई, वन्य जीवों का बेघर होना, झरनों और नदियों में तैरता कूड़ा। हर सीजन में लाखों टूरिस्ट आ तो रहे हैं पर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुरानी लिमिटेड कैपेसिटी पर है। जब हिल स्लोप्स पे बिना प्लानिंग के होटल्स बनाए जाते हैं, जमीन की पकड़ कम हो जाती है। बिना सही ड्रेनेज के रिजॉर्ट बारिश में लैंडस्लाइड का कारण बन जाते हैं। और जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स या फ्लैश फ्लड्स, तो सबसे पहले टूरिज्म इंडस्ट्री ही ठप पड़ती है। होटल्स खाली हो जाते हैं, बुकिंग्स कैंसिल हो जाती हैं। बिजनेस ओनर्स जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भाग रहे थे, उन्हें सब कुछ बंद करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज भी अपना रोल प्ले कर रहा है। पिछले कुछ सालों में जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है, उसने टूरिस्ट सीजन्स को अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। लोग एक ही सीजन टाइम में भर भर के पहाड़ों की तरफ जाते हैं और सभी सुविधाएं स्थगित हो जाती हैं। टूरिस्ट भी हैरान हैं। न उचित सैनिटेशन की सुविधाएं हैं, न ट्रैफिक कंट्रोल और न ही एनवायरनमेंट की सेफ्टी। और लोकल लोग वो अपने ही शहर में आउटसाइडर्स फील कर रहे हैं। ट्रैफिक, गंदगी, शोर शराबा, पानी की कमी, इन सब ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। इस समस्या के बारे में और जानने के लिए बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। पहले बात करते हैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा से, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम, फिर से स्वागत है आपका हमारी रेडियो सीरीज बदलते पहाड़ में। थैंक यू हर्षिता। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि पर्यावरण और पर्यटन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। आपकी नज़र में क्लाइमेट चेंज टूरिज्म को कैसे प्रभावित करता है और क्या ओवर टूरिज्म भी क्लाइमेट चेंज को और बढ़ावा दे रहा है? बिल्कुल, दोनों टर्म्स में बात करते हैं। पहला, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो टूरिज्म को कैसे प्रभावित करता है। क्लाइमेट चेंज पर्यटन उद्योग के लिए एक गंभीर खतरा है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसका कुछ इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट है उनके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट का पैटर्न चेंज होता है, उससे कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा तो गर्मी बढ़ेगी, सूखा पड़ेगा। बढ़ती गर्मी पर्यटकों को असहज करती है। नैनीताल की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली जब नैनीताल में सीजन ऐसा हुआ करता था जैसा रूटीन में चलता है, जैसे विंटर्स में स्नोफॉल होता था, उसके कंपैरिजन में आज की अगर मैं देखूं, जब स्नोफॉल बहुत कम हो गया तो हमारा जो नंबर ऑफ टूरिस्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है। उस वक्त की बात करूँ अगर आज से 20 साल पहले की बात, तो अक्टूबर नवंबर में एक बंगाली सीजन हुआ करता था जब मोस्ट ऑफ दी कलकत्ता या बंगाल से लोग यहाँ आते थे। देन उसके बाद आया जब आपका स्नोफॉल होता था, तो हमारे जो नियर बाई कंट्री से भी काफी सारे लोग सिर्फ स्नोफॉल देखने आते थे। नैनीताल अपने आप में ब्यूटीफुल है, बट उसका स्नोफॉल उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। तो वो पहाड़ों को और उस स्नोफॉल को देखने के लिए बहुत अच्छे मास में टूरिस्ट आया करता था, जो बिल्कुल ने डिक्लाइन किया। अब केवल लोकल टूरिस्ट है जो सुबह जा रहा है और शाम को वापस आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। इसी एक्स्ट्रा प्रेशर की हम बात करें, टूरिज्म है लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, पिछले दशक का उन्होंने जो कैलकुलेट किया है, यानी 2010 से लेकर 19 तक, तो वो कहते हैं कि ये हिस्ट्री में सबसे गर्म दशक है। जहाँ ज्यादा गर्मी होगी तो टूरिस्ट के लिए क्या होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो कॉन्साइड होने लगती है, सीमित होने लगती हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका टूरिज्म कम होने लगेगा। जैसे लोग पहले हाइकिंग करते थे, शहर में घूमते थे, अब अगर पूरे टाइम अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो लोग घूम नहीं पाएंगे। जैसे पहाड़ों में लोगों का ट्रैकिंग का बहुत क्रेज है, अभी स्टिल अभी भी है, बट अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि पेड़ कट रहे हैं तो टेम्परेचर वैसे भी और ज्यादा बढ़ रहा है, तो आने वाले वक्त में शायद ये ट्रैकिंग वगैरह चीजें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं, आप हर साल देखते हैं जंगलों में आग लग रही है। जंगलों में जब आग लग रही है या तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हमारे हैं, ये ओवरऑल आपके जो पर्यटन स्थल है उसको स्ट्रक्चर को खत्म कर देते हैं।
अब बुनियादी ढांचा ही नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, टूरिस्ट वहीं पे जाएगा जहाँ पर उसको थोड़ा सा फैसिलिटी मिलेगी, सीनिक ब्यूटी भी मिलेगी, कंफर्ट जोन में अगर वो घूम पाए तभी घूमेगा। अदरवाइज ऐसे ही कुछ ही लोग होंगे जो जंगल में चले जाएंगे, टेंट लगा के रहेंगे, पर हर टूरिस्ट ऐसे नहीं होता। आपने कहा बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इनकी वजह से रोड ब्लॉक होते हैं, तो धीरे धीरे आपका पर्यटन क्या होने लगेगा, डिक्लाइन होगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बर्फ कम हो रही है, तो जितने भी स्की रिजॉर्ट्स होते हैं, लोग मोस्टली स्नो गेम्स के लिए जाते हैं, जैसी जगह। बिल्कुल, बट अगर स्नोफॉल ही नहीं होगा तो वो गेम्स भी नहीं होंगे। ये जो हमारे डिजास्टर्स हैं, ये हमारे टूरिज्म को कम कर रहे हैं। अब सेकंड पर्सपेक्टिव की बात करें कि अगर एक्सेस में आपका टूरिज्म है, वो क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करता है। बहुत ज्यादा टूरिज्म होगा, वो नेचुरली आपके क्लाइमेट को चेंज करेगा। देखिए, हम चाहे हवाई जहाज से यात्रा करें, चाहे कार से यात्रा करें, चाहे ट्रेन से आए, चाहे बस से आए, तो नेचुरली जितना ज्यादा हमारे व्हीकल्स यूज होंगे, उतना ज्यादा कार्बन इमिशन बढ़ेगा, तो उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, रिलीज होंगी। अब जितनी ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होंगी, यानी ओजोन लेयर का डिप्लीशन ज्यादा होगा, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, यानी हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है तो पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो वो क्लाइमेट को चेंज करेगा। सेकेंड चीज है, जो भी टूरिस्ट है वो होटल में रुकेगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, या कहीं पर अगर वो जंगल में भी अगर वो जा रहे हैं तो नेचुरली अपने संग जो बिलोंगिंग्स है उनको ड्रॉप करते हैं, जैसे कूड़ा कचरा जिसको हम कह रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट को। तो प्लास्टिक अगर जमीन पे पड़ा रहा तो सॉइल को हमारे पॉल्यूट कर रहा है। धीरे धीरे सॉइल में न्यूट्रिएंट कम होंगे तो वो आपके क्लाइमेट चेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आते हैं, इतने ज्यादा टूरिस्ट आपके आएंगे, वो पीने का पानी यूज कर रहे हैं, प्लस अपनी अदर एक्टिविटीज के डेली रूटीन के कामों के लिए जो भी पानी यूज कर रहे हैं। और दूसरा आप देखें, जैसे अगर गर्मी बहुत बढ़ रही है तो मोस्टली जो टूरिस्ट जाता है वाटरफॉल एरियाज में जा रहे हैं। वो पहले अनरीच्ड एरियाज थे, अब वहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है, तो पानी जो आपका बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी था, अब वो क्या होने, वाटर क्या होने लगा, पॉल्यूट होने लगा। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल आपको बताऊं तो हमारे हल्द्वानी के नियर बाय नानक मत्ता में डैम है, अभी उसमें सफिशिएंट वाटर है, बट जैसे ही आपका समर सीजन शुरू होता है, धीरे धीरे उसमें पानी कम होने लगता है। कई एरियाज में तो ऐसा होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये टूरिज्म का प्रेशर है एनवायरमेंट पे। उसके बाद आते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो हमारे लोकल का जो लाइफस्टाइल है, प्लस जो उनकी लाइवलीहुड एक्टिविटीज हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज जिन पे वो डिपेंड रहा करते थे, वो बिल्कुल चेंज हो रही है टूरिज्म की वजह से। रीजन, पहले वो खेती कर रहे थे या वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे डिपेंडेंट थे अपनी लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, बट जब वो टूरिस्ट प्लेस के पास आते हैं तो उनको एक इजी अप्रोच मिल जाती है। नैनीताल में कहें तो लोग नाव चला रहे हैं, या छोटी मोटी रेडियां लगा करके कीवी वगैरह बेच ले रहे हैं, या स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, या भुट्टे बेच रहे हैं। अब उन्होंने इसकी वजह से क्या किया, अपना जो पुराना काम था, जो उनका ट्रेडिशनल काम था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। किसी वजह से किसी साल अगर ये टूरिस्ट नहीं आएंगे तो क्या होगा, उनका जो बेसिक काम था वो तो उन्होंने छोड़ दिया। आपकी सॉइल भी क्या होगी, उस तरह की होगी नहीं कि आप वो काम दोबारा से कर पाए। इस दुष्चक्र को हटाने के लिए टिकाऊ पर्यटन, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म, को बढ़ावा देना चाहिए। मैम, आजकल सभी उत्तराखंड वासियों को ट्रैफिक जैम में फंसने की आदत जैसी हो गई है। अक्सर लोग सोच भी नहीं पाते कि एक छोटा सा ट्रैफिक जैम भी एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन सकता है। क्या आप हमें समझा सकते हैं कि सिर्फ 1-2 घंटे के ट्रैफिक जैम में फंसने से इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य में ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बन गया है, लेकिन लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते कि सिर्फ 1-2 घंटे अगर हम ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं तो हमारा इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं साइंटिफिक टर्म्स में बात करूंगी, जैसे अगर कोई वाहन निष्क्रिय खड़ा है, निष्क्रिय खड़ा होना मतलब आपका जब ट्रैफिक जाम में फंसा होता है, वाहन का इंजन तो चल रहा है पर वो वाहन नहीं चल रहा, तो उस कंडीशन में वो इतनी एनर्जी इमिट करता है जितना 24 से 25 किलोमीटर चलने में नहीं करता। यानी अगर आपकी कार 25 किलोमीटर चल रही है, वो उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगी जितना वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। अब अगर हमारे जाम में 500 गाड़ियां खड़ी हैं और 2 घंटे ट्रैफिक में फंसी है, तो उस कंडीशन में लगभग 2.7 टन CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है।
तो अगर टेक्निकली हम कहें तो 2.7 टन CO2 जो कई महीनों आप लकड़ी जलाओगे तब जनरेट होगी, वो केवल 2 घंटे में आपकी हो रही है। अब जहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ है, नेचुरली लोग कुछ न कुछ खाते रहते हैं और उसके बाद प्लास्टिक रैपर्स आपके वहीं पर ड्रॉप करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक के कचरे की बात करूं तो एक औसत अगर मैं कहूँ, एक एवरेज जो टूरिस्ट फैमिली है वो अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम प्लास्टिक का सूखा कचरा उत्पन्न करता है। एक फैमिली 2 घंटे में 200 ग्राम प्लास्टिक जनरेट करता है। तो यानी 1000 गाड़ियां अगर ट्रैफिक में फंसी हैं तो 2 घंटे में 200 किलो प्लास्टिक जनरेट कर देंगी। अब ये जो 200 किलो प्लास्टिक है, इसको डिकम्पोज होने में या सड़ने में 400 से 1000 साल तक का समय लगता है। यानी जो हमने केवल 2 घंटे में प्लास्टिक जनरेट किया है, 1000 साल बाद वो डिस्ट्रॉय हुआ। एक पूरा कंपाउंड इफेक्ट समझ आता है। बिल्कुल। जो लैंडफिल में ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये मीथेन जनरेट करता है। ये जो मीथेन है, ये हमारे जितने भी ग्लेशियर, देखिए कहाँ से कहाँ का रिलेशन है, जितने भी हमारे ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्लेशियर्स के मेल्टिंग प्रोसेस को और तेज कर देती है। तो आए दिन सुन रहे हैं कि वहाँ पर ग्लेशियर आज मेल्ट हो गया। अपने आप नहीं हो रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम और आप जैसे लोग हैं, जो हमें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे पर सब कुछ हम ही कर रहे हैं। उत्तराखंड के ग्लेशियर्स की मैं अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर का, तो हमारी जो इसरो और वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है, औसतन 15 से 20 मीटर प्रति वर्ष इसकी बर्फ जो है पिघल रही है। अब ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो बाढ़ होगी, वाटर स्कैसिटी होगी और आपके लैंडस्लाइड्स आएंगे। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है एयर पोल्यूशन। कंटिन्यूअसली आपकी गाड़ी चल रही है तो उसमें से एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको अस्थमा, खांसी, सांस की बीमारियां इसकी वजह से बढ़ने लगती है। जैसे एयर में ना काफी सारी गैसेस होती हैं, ऐसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी उन्हीं का पार्ट्स है जो आपके वाहनों से निकल रहा है। जब ये हमारे जो लंग्स है उसमें अंदर तक गहराई तक चला जाता है और जो हमें सांस से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं सिर्फ इसकी वजह से होती है। जहाँ पर आपका ट्रैफिक जाम हो रहा होता है, लोग कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाते हैं, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। ये जो शोर का लेवल होता है, ट्रैफिक के शोर का लेवल 80 से 100 डेसिमल तक पहुंच जाता है। जबकि आपकी WHO की जो रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि 70 डेसिमल से अगर ऊपर चला गया नॉइज लेवल तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा, मानसिक तनाव, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ रहा है हमारे जानवरों पे, जो किसी को कुछ नहीं कर पाते। देखिए जैसे कस्तूरी मृग आपने देखा होगा, रोड के आसपास दिखते हैं, या घुरड़ काकड़ आपने देखे होंगे, हिरन आपने मोस्टली देखे हैं, या हमारे छोटे छोटे पशु पक्षी। तो ये इसके शोर से इतना डर जाते हैं कि वो अपने जो नेस्ट हैं, अपने घोंसले हैं, अपनी आवास है, उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो हैबिटेट लॉस हो गया। अगर कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे रोज उसी तरह का ट्रैफिक हो रहा है, जैसे नैनीताल के रास्ते में देखिए तो आप मोस्टली एक ही तरह का ट्रैफिक रहता है। और ये आवाज छोड़ के चले जाना ही एक रीजन नहीं है, इससे इनकी काफी सारी एक्टिविटी, जैसे जो उनका नेचर है वो चेंज होगा। आप देख रहे हैं कि कई टाइम से हम सुन रहे हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार जानवर आपके अपने टेरिटरी में आ जा रहे हैं, अपने जंगलों को छोड़कर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम उनको उनके एरिया से उनको भगा रहे हैं। और दूसरा, उनका जो व्यवहार चेंज होता है, वो एग्रेसिव होने लगे हैं। माइग्रेशन रूट्स इनके बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की मैं बात करूं तो सड़क पार करते समय अक्सर जानवर गाड़ियों से टकरा जाते हैं, जिसको हम रोड किल कहते हैं। ट्रैफिक के कारण कई बार हाथी, तेंदुए, ये जानवर रोड में आ जाते हैं, क्योंकि इतना शोर उनको उनकी डेली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि उनका नेचर बिल्कुल बदल रहा है। नील गाय आपने कई बार एग्जाम्पल सुना होगा, ये टाडा के जंगल में आपने सुना होगा कि कई बार उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। हिरन का मोस्टली हो जाता है। वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर्स हैं, जब वो उसको पास ऑन कर रहे हैं ट्रैफिक की वजह से, कई बार वो उनसे टकराते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान हमारी वाइल्ड लाइफ को हो रहा है। अब ये चीजें तो प्रॉब्लम्स थी, कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए। मेरी नजर में जो सोल्यूशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट बसेस वगैरह और आपका कार पूलिंग, इसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। पर्सनल ट्रांसपोर्ट को एक हद तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक में गाड़ी रोकने पर इंजन बंद करना, इस तरह का कोई रूल होना चाहिए। कई तरह के पोल्यूशन हम रोक सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन रुकेगा, सॉइल पोल्यूशन रुकेगा, प्लस आपका एयर पोल्यूशन भी रुकेगा। देन टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी को नियंत्रित करना चाहिए। अगर पर्टिकुलर किसी एरिया की कैपेसिटी 200 लोगों की है तो 200 लोगों के बाद 201 को अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो प्रेशर है, तो वो प्रेशर हमारी लैंड पे भी है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी है, जितने भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उन सब पे है। और जागरूकता अभियान चलना चाहिए। बिल्कुल ये अंदर से फील होना चाहिए कि अगर मैं कहीं पर जा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, तो मुझे उसको किसी भी तरह से प्लास्टिक को डंप नहीं करना है, फेंकना नहीं है। मैं अपने साथ एक कैरी बैग ले जाऊँ। विदेशों में ये कल्चर है पर इंडिया में नहीं है। आप इंडिया में देखेंगे, आप जहाँ जाएंगे, चाहे वो कोई होली प्लेस हो, चाहे वो कोई टूरिस्ट प्लेस हो, आपको दुनिया भर का कूड़ा मिलता है। अगर मैं प्लास्टिक नीचे फेंकूंगी नहीं तो मुझे 1000 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा।
जी। तो ये हमारे अंदर से है। तो जागरूकता अभियान किसी के चलाने से नहीं, पर हमारे अपने अंदर से है कि अगर हम ऐसा सोच लें कि हम ऐसा करेंगे तो शायद हम इस प्रेशर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जी, धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह से, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। सर, बदलते पहाड़ में आपका स्वागत है। हर्षिता जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, और मैं आपको बधाई भी दूंगा कि आपका ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा चल रहा है और इसके काफी एपिसोड भी आ चुके हैं और हमने सुना भी है। और कहते हैं ना कि पहाड़ के लिए लोग चिंता तो करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड पे काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मुझे गर्व है कि आप एक सच्ची पहाड़ की बेटी हैं, क्योंकि आप सिर्फ बात नहीं बल्कि उसमें अपने लेवल पे एज ए अभी आप रिसर्च स्कॉलर हैं, सिर्फ उस लेवल पे भी आप जितना कुछ कर सकती हैं ये भी बहुत है। धन्यवाद सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी। सर, उत्तराखंड में ओवर टूरिज्म की समस्या के बारे में आपका क्या कहना है? पहले लोग यहाँ शांत वातावरण के लिए आया करते थे, पर अब ना शांति रही ना वातावरण। ये स्थिति बनी कैसे और किस वजह से हमारी वर्तमान की व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई है? जी हर्षिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में लोग पीस के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए, इन सब चीजों के लिए शुरू से ही आते रहे हैं। लेकिन यहाँ का ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे टूरिज्म सीजनल है, यानी कि कुछ ही समय टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। उदाहरण के लिए जो समर टाइम है उसी समय आप देखेंगे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, चाहे हमारे हिल स्टेशन हो, रानीखेत हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, यहाँ पे गर्मियों के टाइम में टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। विंटर सीजन में जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं हिमाचल प्रदेश, चाहे कुल्लू हो, मनाली हो, शिमला हो, क्योंकि वहाँ स्नोफॉलिंग ज्यादा होती है। ये आपने नोटिस किया होगा। और वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए विंटर में टूरिस्ट यहाँ कम आता है। ठीक है, एक तो मैंने हिल स्टेशन की बात की। दूसरा, आप हमारे 4 धाम डेस्टिनेशन देख लीजिए, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये भी कब से कब तक खुले रहते हैं? मार्च से लेके अक्टूबर या अप्रैल से लेके नवंबर तक। तो ये भी क्या हुआ, समर टाइम। तो हमें जितने भी तरह के टूरिज्म है वो सारे के सारे निपटाने होते हैं समर सीजन में। तो समर सीजन का जो 6-7 महीना है, और इसके अलावा जो दूसरे टाइप्स हैं टूरिज्म के, वो भी करने के लिए, चाहे योग टूरिज्म हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो वो भी इसी टाइम में ही कर पाते हैं। इसीलिए इस 6 महीने में यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सर, उत्तराखंड में कई प्रकार के पर्यटन हैं, जैसे आपने भी बताया कि तीर्थ यात्रा है, अलग अलग हिल स्टेशन हैं, हाइकिंग और ट्रैकिंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं जैसे राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, और विंटर टूरिज्म है। तो इन सब पर क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है और ओवर टूरिज्म से इनका मैनेजमेंट कैसे अस्त व्यस्त होता है? ओवर टूरिज्म से जैसे मैंने आपको कहा कि कैरिंग कैपेसिटी की दिक्कत आती है, और कैरिंग कैपेसिटी के कारण हम टूरिस्ट को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है। जैसे अभी हम देख भी सकते हैं कि जो लोग 4 धाम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक का इशू देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन का इशू देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुमाऊं रीजन की बात करें तो आप अभी देख सकते हैं नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए कितने हजारों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। सिर्फ समर टाइम में नहीं बल्कि विंटर टाइम में भी आ रहे हैं। और नैनीताल में जो पहले टूरिस्ट आते थे, अब वो नैनीताल ना जाके वो जा रहे हैं नीम करोली। तो इसके कारण भी ट्रैफिक का इशू, पॉल्यूशन का इशू, और उसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होते हैं लोकल लोग, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सबसे कैरिंग कैपेसिटी का जो इशू है जो वो देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से आपने देखा होगा अभी हाल में नैनीताल में जो एंट्री फीस है, पार्किंग फीस है, वो बढ़ा दिया गया ताकि टूरिस्ट कम आए और जो क्लाइमेट है नैनीताल का वो पहले की तरह अच्छा रहे। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा हाल के वर्षों में कि नैनीताल में काफी गर्मी रहती है। आप या फिर कोई जो हमारे श्रोतागण है वो मई, जून, जुलाई के महीने में गए होंगे तो उनको हल्द्वानी और नैनीताल के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला होगा। ये भी एक कारण है कि नैनीताल में टूरिस्ट कम आ गए हैं, बल्कि इसके मुकाबले अब लोग हिमाचल प्रदेश के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ ज्यादा जाते। जी सर, आए दिन खबरें भी आती हैं कि बर्फबारी के कम होने की वजह से ओली के स्की इंस्ट्रक्टर्स को नुकसान हुआ, उन्हें अपने इक्विपमेंट बेचने पड़े, और अमरनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड की वजह से टूरिस्ट को जान माल की हानि हुई। ये सब
यही दर्शाता है कि किस तरह से नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बिल्कुल नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने नैनीताल का आपको उदाहरण दिया जी। कि नैनीताल में इस बार टूरिस्ट बहुत कम आए। मेन क्लाइमेट फैक्टर आप ही से पूछना चाहूंगा हर्षिता जी, अभी हल्द्वानी में बारिश कैसी हो रही है? ना के बराबर, बहुत कम बारिश है, बल्कि ऑफ सीजन में इससे ज्यादा बारिश होती है। ये सारा का सारा जो है क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है कि बाकी भी जो हमारे हिल स्टेशन है, आपने ओली की बात की जो कि स्कीइंग के लिए वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है, वहाँ पे भी स्नो फॉलिंग नहीं होगी तो क्यों जाएंगे टूरिस्ट? जी सर आजकल टूरिस्ट भी काफी परेशान होते दिख रहे हैं। कभी इतने ज्यादा ट्रैफिक जाम लग जा रहे हैं, ओवर क्राउडिंग हो रही है, उनको वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं मिल पाती, साफ सुथरे वॉशरूम नहीं है। उनका एक्सपीरियंस समय के साथ कैसे बदल रहा है? देखिए, जो एक टूरिस्ट आते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए आते हैं। जनरली हम देखते हैं एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन से जो टूरिस्ट आते हैं वो वीकेंड में आते हैं, तो उनके पास सैटरडे और संडे रहता है, और कई बार अगर वो लकी हैं तो एक आध दिन कोई और उनको हॉलीडे का मिल जाता है, तो उनके पास बिल्कुल, तो उनके पास लिमिटेड डेज होते हैं ट्रेवल करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो इन सभी टूरिस्ट को वहाँ पे ट्रैफिक, पॉल्यूशन, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उन सबकी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ओवर टूरिज्म हो रहा है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जो पहाड़ की सड़कें हैं वो नैरो हैं, वो 4 लेन रोड नहीं है, वो मैक्सिमम 2 लेन है, तो वहाँ पे इसलिए हमें ट्रैफिक का इशू देखने को मिल रहा है। और इन सब के कारण कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक एक दिन उनका निकल जाता है ट्रैफिक में फंसे हुए। सर आजकल कई बार टूरिस्ट और लोकल्स के बीच भी एक टकरार देखने को मिली है, कभी जाम में फंसने को लेकर या सफाई को लेकर। सर क्या सिर्फ भीड़ की वजह से ही हो रहा है या इसका कुछ और भी वजह है? जी बिल्कुल, इसका मेन कारण यही है ओवर क्राउडेड हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि देखिए जब ओवर क्राउडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे तो वहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनको भी सफर करना पड़ेगा। अगर स्कूल के बच्चों को स्कूल जाना है और ट्रैफिक में वो फंसे हुए हैं तो वो स्कूल नहीं पहुँच सकते। किसी मान लीजिए पेशेंट को पहाड़ पे डॉक्टर ने रेफर किया है हल्द्वानी या फिर बरेली या फिर दिल्ली, तो आप खुद सोचिए कि वो जो पेशेंट है कितनी देर में हल्द्वानी आ पाएगा, कितनी देर में बरेली पहुंच पाएगा या फिर दिल्ली। इसके अलावा टूरिस्ट आएंगे बड़ी संख्या में, तो वो लोग अपनी गाड़ी से आते हैं जनरली, और उसमें कई ऐसे भी टूरिस्ट आएंगे जो कि रफ ड्राइविंग करते हैं, और रफ ड्राइविंग करने के कारण सिर्फ ना ही उनकी जान जोखिम में रहती है बल्कि जो लोकल लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि टकराव, बल्कि ऋषिकेश से खबरें आती रहती हैं लड़ाई झगड़े की, कि बाहर से टूरिस्ट आए और लोकल सर्विस सप्लायर से उनके साथ लड़ाई हो रही है। अगर हम लिमिटेड नंबर में टूरिस्ट को अलाउ करें तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादा लोकल लोगों को फेस करना पड़ेगा। जी सर ये लिमिटेड नंबर ऑफ टूरिस्ट कैसे स्टेट अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए कि जैसे कुमाऊं से, गढ़वाल से उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाए जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो। वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दिया जाए, क्योंकि देखिए 4 धाम यात्रा के लिए तो शायद है टोकन सिस्टम, लेकिन बाकी जगहों के लिए भी, जैसे नीम करोली बाबा के यहाँ जो दर्शन करने जा रहे हैं, नैनीताल भी जो जा रहे हैं, तो उनको यहीं पे काठ गोदाम पे ही बैरिकेटिंग लगा दिया जाए। जिसके पास ऑनलाइन टोकन है, रजिस्ट्रेशन जिसने किया हुआ है, उसी को अलाउ किया जाए, और उसमें भी लिमिटेड नंबर कर दिया जाए। क्योंकि देखिए मैडम, हमें पहाड़ को भी बचाना है, हमें अपनी संस्कृति भी बचानी है, और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को एंटरटेन भी करना है। तो हमें अगर लंबा अपने यहाँ टूरिज्म चलाना है तो हमें लिमिटेड नंबर ऑफ टूरिस्ट को ही अलाउ करना पड़ेगा। और दूसरा, हमें अराउंड द ईयर टूरिज्म पे कैसे काम किया जाए उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। जी सर जो होटेलियर्स और बिजनेस ओनर्स हैं, अभी उनकी स्थिति क्या है, उनकी क्या चिंताएं हैं? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ऑफ सीजन, पीक सीजन होता है टूरिज्म का। पीक सीजन में तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं और कोई भी होटल ऐसे खाली नहीं रहते हैं। और स्पेशली अगर हम 4 धाम डेस्टिनेशन की बात करें तो वहाँ पे होटल के कमरे काफी महंगे बिकते हैं। लेकिन ऑफ सीजन की अगर बात की जाए, टूरिज्म ना के बराबर रहता है। अगर आप कभी पहाड़ों पे गए होंगे विंटर टाइम में, तो बहुत इक्का दुक्का गाड़ियां हैं। फिर रेनी सीजन भी देखें तो इसमें भी आपको बहुत कम टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है, होटल के कमरे खाली रहते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बड़कोट की तरफ गया था, जो कि यमुनोत्री के लिए जो है कि रास्ता है। तो बड़कोट में मुझे जो वहाँ पे कमरा है सिर्फ 200 रुपए का मिला। आप सोचिए 200 रुपए का मुझे अगर एक होटल का कमरा मिल रहा है तो ऑनर को उसमें क्या प्रॉफिट हुआ होगा। ये बात थी ऑफ सीजन की। अगर पीक सीजन की बात करें उनको ज्यादा प्रॉफिट रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉइज को भी उनको सैलरी देना है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि अराउंड द ईयर टूरिज्म स्टार्ट किया जाए। दूसरे जो मैन मेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनका निर्माण किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जाए। पिलग्रिमेज टूरिज्म, योग टूरिज्म
इसके अलावा हमें एडवेंचर स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट करना है, उसका ज्यादा प्रचार प्रसार करना है कि हमारे यहाँ भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हिंदुस्तान का दिल देखो। ये हम ऐड देखते थे, उसके कारण हमें पता है कि ये बात की जा रही है भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश में है। अमिताभ बच्चन जी आया करते थे, वो गुजरात का प्रचार करते थे, गिर नेशनल पार्क, सोमनाथ टेम्पल। तो ये हमें कैसे पता लगा? उस एड से। तो उसी तरीके से हमें ब्रांड इमेज बनाने के लिए उत्तराखंड के जो हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जिससे ऑफ सीजन में भी टूरिस्ट अधिक से अधिक संख्या में आए। विंटर बेस्ड एक्टिविटीज हैं, उन्हें हमें ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। जी सर, विंटर टूरिज्म बढ़ाने के लिए घाम तापो इनिशिएटिव भी शुरू करा गया है, जिसमें सर्दियों के समय तराई क्षेत्रों के लोग उनको पहाड़ों की खुली धूप सेकने के लिए आकर्षित किया जा रहा है। जी, इसके अलावा ट्रैकिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ये सब हमारे यहाँ होता है। डाइवर्सिफाई करने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैफिक जाम से ये भी अक्सर देखने को मिला है कि जैसे अब हम कैची धाम की बात करें, जो टूरिस्ट अल्मोड़ा जाना चाहता है, जो पिथौरागढ़ जाना चाहता है या बागेश्वर रानीखेत जाना चाहता है, वहाँ के होटल ओनर्स को किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्योंकि उनके टूरिस्ट तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, या जैसे जैसे वो जाते हैं उनका आधा एक्सपीरियंस तो जाम में फंसने की वजह से ही खराब हो जाता है। 2-3 घंटे का जाम तो लगता ही है, और लगभग 20-20 किलोमीटर दूर तक जाम लगा रहता है। 20 किलोमीटर पीछे रानीखेत और 20 किलोमीटर इधर। देखिए, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है टूरिज्म में। अगर टूरिस्ट प्रॉब्लम फेस करेगा तो वो 10 लोगों को और बताएगा कि वहाँ पे पिथौरागढ़ जाते समय, रानीखेत जाते समय बीच में नीम करोली बाबा के यहाँ बहुत जाम लगता है, जिसके कारण से वहाँ पे जाइए तो सोच समझ के। तो इसके कारण लोग फिर जो है कि नहीं जाना चाहेंगे आगे किसी डेस्टिनेशन पे। जी सर, इस समस्या का और क्या क्या हल हो सकता है आपके अनुभव में? ओवर टूरिज्म को मैनेज करने के लिए और सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि हमारा 5-6 महीना खाली जाते हैं, लगभग नवंबर से लेके मार्च तक का महीना हमारा खाली जाता है। वहाँ पे ना के बराबर टूरिज्म होता है। हल्द्वानी में अगर बात करें, हल्द्वानी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? एक तो रिवर साइड हो सकता है, यहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है ना, लेकिन है नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हल्द्वानी में टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना के बराबर है। मान लीजिए रामनगर की तरफ जाएंगे तो आपको कॉर्बेट म्यूजियम देखने को मिलेगा, उधर कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बाकी अगर आपको कुछ घूमना है तो आपको भीमताल, नैनीताल ही जाना होगा कम से कम। गोलापार हमारे पास बहुत स्पेस है, वहाँ पे हम कुछ नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक बार जू की बात हुई थी, तो मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल जू, ऐसा जू बनाया जाए जिसको देखने के लिए टूरिस्ट मजबूर हो जाए, चाहे एनसीआर का हो, वेस्टर्न यूपी का हो, या फिर उत्तराखंड के टूरिस्ट है वो यहाँ पे आए। इसके अलावा हम म्यूजियम बना सकते हैं जो कि उत्तराखंड के कल्चर को प्रेजेंट करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा म्यूजियम है जो उत्तराखंड के कल्चर को दिखाता हो। क्योंकि मुझे याद है, मैं एक बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ पे हमारे सर थे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक ऐसा म्यूजियम खोला जो कि हरियाणा के कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। उसमें उन्होंने जो किचन में यूटेंसिल्स यूज करते थे लोग, वो यूज किया। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के लिए जो सामान यूज करते हैं उनको लेके आए पूरे हरियाणा से इकट्ठा करके। एक बिल्कुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए जो हरियाणा में यूज होते, तो सर इकट्ठा करके लाए। 2-3 साल लगा। आज आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, धरोहर नाम है उसका। मेरा भी ये सपना है कि हमारे यहाँ भी हल्द्वानी में एक ऐसा म्यूजियम हो जो कि पूरे उत्तराखंड बल्कि कुमाऊं गढ़वाल दोनों कल्चर को रिप्रेजेंट करता हो। होम स्टे इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि टूरिस्ट सिर्फ स्टे नहीं करना चाहता, बल्कि वो स्टे के साथ साथ जो लोकल लोग हैं उनको जानना चाहता है, समझना चाहता है, उनके कल्चर को जानना चाहता है। तो आप खुद सोचिए, जब होम स्टे इतना पॉपुलर हो सकता है तो अगर एक ऐसा म्यूजियम हो वो क्यों नहीं चलेगा। और इसके अलावा मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे उसके पहले कितने टूरिस्ट आते थे? ना के बराबर, कोई नहीं जाता था। लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने से वहाँ पे आज लाखों की संख्या में टूरिस्ट जा रहे हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे किसी हमारे जो महापुरुष हैं उत्तराखंड के, उनकी एक विशालकाय मूर्ति बना सकते हैं। इसके अलावा हम अम्यूजमेंट पार्क चाहे तो बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, जिसे एग्रो टूरिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे पहाड़ पे लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, तो पहाड़ पे जो एग्रीकल्चर है वो काफी पॉपुलर है। उसको दिखाने के लिए भी हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर किया जाता है पहाड़ों पे। तो उसको देखने के लिए, सीखने के लिए भी हम स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, फैकल्टीज को, इसके अलावा आम नागरिक जो इस तरह की खेती को जानना समझना चाहते हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं पहाड़ी डेस्टिनेशन पे कि वो जाएं और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, इरिगेशन के तरीके को वो देखें, समझें और जानें। जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब समय आ गया है कि हम टूरिज्म को एक नई दृष्टि से देखें, एक नया मॉडल सोचें जो स्मार्ट और सस्टेनेबल हो। डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर और ऋषिकेश जैसे 2-3 डेस्टिनेशंस पर ज्यादा लोड ना डालकर छोटे छोटे गाँवों और शहरों को भी सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए डेवलप करें। टूरिस्ट की संख्या को विनियमित करें। एक जगह पर एक टाइम में कितने लोग आए, इसका सही प्रकार से प्रबंधन होना चाहिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्री बुकिंग के माध्यम से मुमकिन है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा दें, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन और इको फ्रेंडली रहने के तरीके हों। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को प्रोत्साहित करें, जहां लोकल लोग ही हितधारक हों। इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करें, जहां लोग पर्यटकों को भ्रमण भी कराएं, अपनी संस्कृति से रूबरू भी करवाएं और अपने पर्यावरण का स्वयं ख्याल भी रखें। पर्यटकों से अपील है कि जब आप पहाड़ों की खूबसूरती देखने आते हैं तो कृपया उसे बिगाड़ कर न जाएं। प्रकृति ने हमें जो दिया है उसका सम्मान करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और एक जिम्मेदार यात्री बनकर ही सफर पर निकलें। सिर्फ पहाड़ों के आगे फोटो खिंचाकर चले न जाएं। यहाँ की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं को जानने का प्रयास करें। लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करें। दोस्तों, जरूरत है एक ऐसे टूरिज्म मॉडल की जो पहाड़ों को संवारे, ना कि उन्हें उजाड़े। ये था हमारा आज का एपिसोड। आप सुनते रहिए बदलते पहाड़ हर बृहस्पतिवार शाम 4 बजे हलू हल्द्वानी 91.2 FM पर। मैं हूँ हर्षिता, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, पहाड़ सिर्फ छुट्टी मनाने और ट्रैवल व्लॉग्स बनाने के लिए नहीं, उन्हें संभालने का काम भी हम सबका है, क्योंकि पर्यावरण ही पर्यटन का आधार है। धन्यवाद।